सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्री एग्ज़ाम है होने वाला है हमारा जो, उसके लिए हमने हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करी थी। जो एमसीक्यूज़ है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसकी एक क्लास हो चुकी है एंशिएंट हिस्ट्री की। उसी में आगे बढ़ते हुए हम एंशिएंट हिस्ट्री की आगे की क्लास करेंगे, जो कि सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हमारे, उनको कवर किया गया है। तो मैं अभी पहले एंशिएंट की कराऊंगी, एक दो क्लासेस उसकी चलेंगी, उसके बाद मिडेवल में करेंगे, फिर मिडेवल के बाद हम फिर मॉडर्न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ठीक है। अमीर खुसरो ने, अब्दुल रज़ाक ने, शिहाबुद्दीन अल उमरी ने, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी जो व्याख्या है, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ जो शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद हुआ है, जिसका नाम तूतीनामा है, उसे ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने रखा था। ठीक है। और वो क्या थे? 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था। जो भारत में निवास करते थे, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। मतलब फारसी भाषा में लिखते थे वो। फारसी एक चिकित्सक और एक सूफी संत थे वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ठीक है, किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? शमसुद्दीन शाह ने, हैदर शाह ने, सिकंदर शाह ने, जैनुल अबिदीन ने। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, जैनुल अबिदीन। इसकी व्याख्या क्या है? कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाते थे वो। ठीक है। उसने कश्मीर के हिंदुओं पर जजिया पर समाप्त किया। हिंदुओं पर जो जजिया किया जाता था उसको समाप्त किया। हालांकि वह एक मुस्लिम शासक थे। ठीक है। उसने गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया, स्त्रियों को सती होने की अनुमति दी थी। इसने संस्कृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया था। अबिदीन फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का जानकार था। उन्हें क्या, फारसी भी आती थी, संस्कृत आती थी, और तिब्बत भाषा के वो क्या थे, जानकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? बौद्ध गया में, घटसाल में, अमरावती में, नागार्जुन कौंड में। इसका आंसर सी और डी दोनों है। ठीक है। क्योंकि जो आर्य स्तंभ था, उनके स्तूप में जो मंच की विशेषताएं मिलती थी वो थी अमरावती भी थी और नागार्जुन कोंडा भी थी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका आंसर आयोग ने सी माना हुआ है। आपने अगर सी आंसर लगाया होगा तो आयोग ने उस समय जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर अमरावती माना, जबकि दोनों हैं, ए सी और डी। नागार्जुन कौंड से लाख तक को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष मिले थे। नागार्जुन कौंड स्तूप की प्रमुख विशेषता आर्यकों तथा आर्यकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता है, ठीक है, जो स्तूप के आधार पर आयत का रूप में बाहर की ओर से चारों दिशाओं के आगे बढ़ाकर बनाया जाता है। अमरावती में भी आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है। ठीक है। अमरावती का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम, उसे धान्य कटक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? ठीक है। द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 11वां शिलालेख? इसका आंसर है 12वां शिलालेख। व्याख्या क्या है इसकी? अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक संश्लेषण समन्वय, मतलब संश्लेषण मतलब समन्वय, विश्व वृक्ष के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वां शिलालेख में जो मुकाबला अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो। ठीक है। सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि भारतीय टीम सबका मूल संयम ही है। ठीक है। अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में चौल, पांड्य, सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा के साथ मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख है। अगला है, इको मार्क जो है
ठीक है। उत्पाद इको मार्क दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जो मिलावट विहीन हो। ये एक क्वेश्चन आपका साइंस का आ गया है। इसको देख लेते हैं हम एक बार। इसका आंसर है सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ठीक है, इको मार्क किसे कहा जाए? जो पर्यावरण से मित्र। तो आपको पता चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स इकोलॉजी से, सॉरी इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या है? पर्यावरण से मित्रवत है। ठीक है, ये बीआईसी द्वारा जो उत्पाद था 1991 में, उसके अनुरूप पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बोल रहे हैं नहीं है। अब ये वर्ड पे गौर कर लीजिएगा, है नहीं कह रहा, नहीं है कह रहा है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका समर्पित करने में करते हैं। और अगला है, ये अभिलेख, ठीक है, पूर्व ईसा पूर्व 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। आंसर इसका यही है कि ये अभिलेख क्या हैं? पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। बराबर गुफाएं भारत की चट्टानों को काटकर बनाई हुई हैं। ठीक है, सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से है। ठीक है, जो 322 से 185 ईस्वी पूर्व से है, और कुछ में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं बराबर 4 दिल्ली गुफाएं और नागार्जुन 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को नागार्जुन गुफाएं भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, सातवाहन शासकों पे। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहे हैं, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इन दोनों को आपको बताना है कि एक ही ऑप्शन सही है, दोनों सही है, या दूसरा सही है, दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हैं। मौर्यकाल के पतन के बाद जब दक्कन में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई थी, तो क्या हुआ था? गौतमी पुत्र शतकर्णों ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। सातवाहनों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया तथा सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन दिया। अगला है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? इसका आंसर है आंसर नंबर ए, खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। कलिंग शासक के समय पे जो खारवेल के विषय में जानकारी का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? हाथी गुफा अभिलेख। उल्लेखनीय है कि हाथी गुफा अभिलेख ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 किलोमीटर की मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र क्या स्रोत है? अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? कह रहे हैं, सारनाथ लेख में, बेसनगर लेख में, अयोध्या लेख में या हाथी गुफा लेख में? इसका आंसर है अयोध्या लेख में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग जो 185 से 149 ईस्वी पूर्व के विषय में जानकारी जो है, इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर एरिया है, उससे लगभग 15 किलोमीटर दूरी दक्षिण में स्थित मांडी गांव है। हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। अगला है,
निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल? इसका आंसर है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शतमूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वती तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के सामंत थे। इसके शासक में क्या था? अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज कहते थे ये। इस वंश की विशेषता थी कि इस शासक के इक्ष्वाकु जो हैं शासक के ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तोल, प्रशासन प्रबंध में, या फिर मार्ग निर्माण में, या राजस्व प्रबंधन में? इसका आंसर है मार्ग निर्माण में। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था, जिसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा गया है। मेगस्थनीज ने इसको नाम दिया एग्रोनोमोई। यह सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। मापतोल के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से निम्न संबंधित कौन से केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, दूसरा और तीसरा, मतलब लोथल और आलमगीरपुर। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। ठीक है। इसका उत्खनन कार्य 1950 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। हुलास यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है। ये जो दो केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में और कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? स्ट्रफ सिडनी, नगरम, नानादेशी या मणिग्राम? इसका आंसर है सी और डी दोनों, नानादेशी और मणिग्राम। ठीक है। लेकिन आयोग ने इसको दोनों आंसर को सही मानता। अगर आपने सी और डी दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो वो दोनों आंसर सही माने जाएंगे। दक्षिण भारत विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में अभिलेखों में नानादेशी तथा मणिग्रामम दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेधों यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है। सारनाथ लेक, बैसनगेर लेक, अयोध्या लेक या हातिमपुर गए? सेम आंसर इसका है आंसर नंबर सी। ये 2 बार आगे शायद क्वेश्चन, अयोध्या लेक। ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अग्न्या शब्द संदर्भित है किसके लिए? पुजारियों के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? आंसर इसका सी है, गायों के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अग्न्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी उस समय। ठीक है। गाय मुद्रा की भांति प्रयुक्त होती थी, अर्थात क्रय विक्रय का प्रमुख साधन थी। गाय दान दक्षिणा में भी दी जाती थी। गाय याज्ञिक अथवा धार्मिक भी थी। ठीक है। ऋग्वेद में यत्र तत्र आतिथ्य हेतु गौवध भी किया जाता था, लेकिन कालांतर में यह अपनी उपयोगिता के कारण अवध्य या अगण्य कहलाने लगी। ऋग्वेद में गविष्ठ गायों की गवेषण, गत्य, गम्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा के बौद्धित्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा या कन्हेरी या कार्ले? इसका आंसर है कन्हेरी। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरावली के उत्तर में स्थित है। इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक है। ये सभी बौद्ध गुफाएं, यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इसी गुफा 11 सिरों वाले बौद्धित्व की प्रतिमा प्राप्त हुई। ठीक है। तो ये आज दूसरी क्लास थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। इससे पहले जो क्लास था आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ये दोनों क्लासेस आप देखेंगे। इसके बाद में अगली क्लास सेम एंशिएंट हिस्ट्री की आएगी। उसके बाद मिडिवल को स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा।